वेव फंक्शन के नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी से आप क्या समझते हो और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। तो भाई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है ये बताओ बेटा। हमने क्या बोला, साई क्या बताता है, साई मैंने क्या बताया था, किसी क्वांटम स्टेट के एग्जिस्ट करने का तरीका। हमने भाई इससे पहले के टॉपिक्स में क्या बोला था कि साई डिस्क्राइब्स ए स्टेट कंप्लीटली। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन रहता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसके रहने के तरीके को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने वाला फंक्शन क्या होगा, साई। और साई स्क्वायर क्या देगा, प्रोबेबिलिटी। साई स्क्वायर में क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोबेबिलिटी, इजंट इट। अब सॉरी, डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो जो साई स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, अगर बेटा मैं उसको पूरी तरह से हासिल कर लूं, अगर मैं ये कहूं साई स्क्वायर ग्राफ ये है मेरे पास कोई, ठीक है, तो साई स्क्वायर के अंडर जो एरिया होता है वो सारा क्या देगा, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। साई बताता है फंक्शन को कंप्लीटली, साई बताएगा एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट कंप्लीटली। तो साई स्क्वायर क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और साई स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करते हो पूरे कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस के ऊपर, तो आपके पास बेटा क्या आएगा बताओ, 1। तो अगर किसी फंक्शन का स्क्वायर करने पर और इंटीग्रेट करने पर ओवर द होल कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस कितना आना चाहिए बताओ, 1। तो अगर ऐसा आता है तो फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। क्योंकि भाई साई स्क्वायर क्या बताएगा, साई स्क्वायर ओवर द होल स्पेस क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी। साई स्क्वायर अगर आप भाई पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस पे चेक करोगे ना, तो क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी। साई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है बात। और साई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बताएगा, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। और कंप्लीट प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1। तो साई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, 1। तो अगर ऐसा है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। ओके। और कई बार ये होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि साई इंटू साई इंटीग्रेशन डी टाउ। डी टाउ मतलब इंटीग्रेशन पूरे डोमेन पे जितनी रेंज है ना, लोअर लिमिट से हायर लिमिट जो भी रेंज है, वो सारी रेंज के ऊपर इंटीग्रेट करने 1 आ जाएगा, तो नॉर्मलाइज्ड है ये। तो फंक्शन बेटा क्या है, नॉर्मलाइज्ड। कई बार ये इंटीग्रेशन 1 ना आएगा, ये इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा कांस्टेंट, ये सी। तब आपने क्या करना होता है, तब आप सी को बेटा इस साइड फेंक दोगे, भाग कर दो, उस साइड क्या बच जाएगा, 1। तो अगर आपने सी को इस साइड फेंक दिया तो यहां बताओ मेरे पास क्या आ गया, तो 1/c इंटीग्रेशन साई इंटू साई डी टाउ इज इक्वल टू 1 आ गया ना, इजंट इट। अब मैं ये बोल दूं कि जो 1/c है, क्या 1/c, इसको बताओ मैं क्या पुट कर दूं, n स्क्वायर। अगर मैं बेटा 1/c को क्या पुट कर दूं, n स्क्वायर, क्योंकि कई बार इंटीग्रेशन होल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में 1 ना आके कांस्टेंट c आ जाएगा, तो आपने c को साइड फेंक देना, 1/c आ गया। अब मैं एक 1/c को मैंने n स्क्वायर पुट कर दिया, n स्क्वायर भी कोई कांस्टेंट है, n भी कोई कांस्टेंट है, तो 1/c को आप n स्क्वायर लिखो, तो n स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। अब n को बेटा अंदर लेके जाऊंगा मैं, तो एक n लगा दो इस साई के साथ और एक n लगा दो इस साई के साथ, तो क्या हो गया, n इंटू साई, n इंटू साई। तो यानी कि हमारे पास जो फंक्शन था, लेकिन साई तो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन नहीं है, लेकिन साई को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड। क्योंकि इसके स्क्वायर का सम क्या होता है, सॉरी, क्योंकि साई स्क्वायर तो 1 नहीं आया था, साई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा 1 नहीं आया था, लेकिन n साई के स्क्वायर का, n साई के स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। तो n क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट।
यानी कई बार किसी फंक्शन का स्क्वायर, अगर किसी फंक्शन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक ना दे तो क्या करना है, बोलो भाई। उस फंक्शन को किसी कांस्टेंट ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि उससे मल्टीप्लाई करने के बाद फंक्शन के स्क्वायर का सम क्या, स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाए 1। तो वो नंबर क्या कहलाएगा जिससे आपने मल्टीप्लाई करना पड़ा है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। आ गया आपको ये, हाँ बता गया ना आपको ये, ठीक है। अच्छा अब हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस। फिर हमारे पास क्या होते हैं, अच्छा इसका मतलब क्या होता है कि साई स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 होता है ना पूरे स्पेस पे। इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ये है कि किसी स्टेट, किसी क्वांटम स्टेट में अगर कोई पार्टिकल किसी क्वांटम स्टेट में होता है ना तो वो 100% होता है। क्या बेटा, मान लिया हमारे पास किसी क्वांटम सिस्टम की कई स्टेट है, मान लिया हमारे पास पहली स्टेट है, मान लिया दूसरी स्टेट है, मान लिया तीसरी स्टेट है। तो पहली स्टेट का वेव फंक्शन क्या है साई 1, दूसरी है क्या है साई 2, तीसरी स्टेट का क्या है साई 3। तो साई 1 स्क्वायर मान लिया 1 है, इसका मतलब क्या है कि जब पार्टिकल साई 1 में है ना तो कंप्लीटली साई 1 में है, उसके ऊपर साई 2 का और साई 3 कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब हमारा सिस्टम में कहूं, मतलब किसी भी फंक्शन का स्क्वायर का सम साई 2 स्क्वायर भी क्या आएगा इंटीग्रेशन 1। इसका मतलब ये होता है कि वो पार्टिकल जब साई 2 में होता है ना तो कंप्लीटली उसके रहने के तरीके को साई 2 ही डिस्क्राइब करता है, उस टाइम पे साई 1 साई 3 उसको अफेक्ट नहीं करते। बात आपको पहले पड़ गई। तो मेरे ख्याल से आपको आ गया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, आपको बेटा बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। अच्छा एक हमारे पास होता है ऑर्थोगोनैलिटी। क्या होता है ऑर्थोगोनैलिटी? ऑर्थोगोनैलिटी फंक्शन से क्या होती है, अगर आप साई 1 स्क्वायर का बेटा इंटीग्रेट करते हो तो एक आएगा, आप साई 2 स्क्वायर इंटीग्रेट करोगे तो दूसरी स्टेट में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1, और साई 3 स्टेट का इंटीग्रेशन करोगे तो तीसरी स्टेट में भी क्या आएगी प्रोबेबिलिटी भाई 1 आएगी। लेकिन अगर मैं साई 1 और साई 2 को इंटीग्रेट करता हूं ना, अगर मैं साई 1 और साई 1 स्क्वायर की बजाय साई 1 साई 2 डी टाउ, अगर मैं साई 1 को साई 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब मैं साई 1 को साई 1 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट ना कर रहा, अब मैं साई 1 को भाई साई 2 से इंटीग्रेट करके, सॉरी साई 1 को साई 2 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर रहा हूं, तब मेरे पास आएगा 0। यानी हम क्या बोलेंगे, तो इस फंक्शन और इस फंक्शन की मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन क्या आता है 0। इस फंक्शन की मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा 0। इस फंक्शन और इस फंक्शन की मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा 0। तो अगर ऐसा है ना तो हम बोलेंगे दीज टू फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। क्या, इनका इंटीग्रेशन भी 0 आएगा, मल्टीप्लाई का, इन दोनों की मल्टीप्लाई का भी 0। बेटा ये बंद करो, वो चलाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन भी 0 आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये दो फंक्शन आपस में क्या है बताओ ऑर्थोगोनल, और भाई ये दोनों फंक्शन भी आपस में क्या है ऑर्थोगोनल। ठीक है बात। और इसका फिजिकल सेंस ये होता है, अगर साई 1 साई 2 का इंटीग्रेशन 0 आया, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल साइमल्टेनियसली साई 1 और साई 2 में रहने की संभावना क्या उसकी 0। अगर आप साई 1 साई 2 की मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन करते हो, इसका मतलब क्या है, जब आपने साई 1 इंटू साई 1 को इंटीग्रेट किया था तो 1 आया था, इसका मतलब साई 1 में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है पार्टिकल की 1, पूरी तरह रहने की प्रोबेबिलिटी। यानी जब वो साई 1 में होता है तो वो साई 1 में ही होता है। लेकिन साई 1 साई 2 का इंटीग्रेशन का, साई 1 साई 2 की मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल के साइमल्टेनियसली साई 1 में रहने की और उसी टाइम पे किस में रहने की साई 2 में रहने की संभावना क्या होती है 0। बात आपको पहले पड़ गई। यानी सारी क्वांटम स्टेट्स आपस में क्या म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, मतलब सारी क्वांटम स्टेट्स आपस में क्या है इंडिपेंडेंट। यानी आप दो क्वांटम स्टेट्स के फंक्शन को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करो, आंसर 0 आए, इसका मतलब क्या है दोज क्वांटम स्टेट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। बोलो भाई, जब पार्टिकल एक स्टेट में होता है तो उसी में होता है, उस वक्त उसको दूसरी क्वांटम स्टेट्स अफेक्ट नहीं करती। आ गया आपको ये, वेरी गुड, ठीक है ओके। हाँ बेटा इसके ऊपर आप एक आध क्वेश्चन बताओ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, अब बताओ द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर क्वांटम सिस्टम, बताओ क्या होगा। चेंजेस विद स्टेट, कहता है
नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया, क्या आपने एक बात देखी थी ना कि कई बारी फंक्शन का स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक ना आए, कई बारी फंक्शन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक ना आए तो हम क्या बोलते हैं, अगर ये एक ना आगे सी आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है ना। तो फंक्शन को आपने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक कांस्टेंट से, n से, तो n साई इंटू एन साई, तो ये n क्या होता है बताओ, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कई सिस्टम में तो क्या होता है, एक सिस्टम की भाई बहुत सारी क्या होती हैं, स्टेट्स होती है ना, तो कई सिस्टम में तो क्या होता है, सभी स्टेट्स के लिए सेम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। बात आपको पहले पड़ रही है। एक आध सिस्टम तो ऐसा होता है कि उसकी सभी स्टेट्स के लिए, मान लिया एक सिस्टम है, उसकी स्टेट है 5, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5, उन पांचों स्टेट का सेम क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। लेकिन कई बार क्या होता है, कई सिस्टम की स्टेट्स के नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट्स भी क्या होते हैं, अलग अलग। मतलब उस सिस्टम की पहली स्टेट का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अलग होएगा, दूसरी स्टेट का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अलग होएगा, तीसरी का अलग होएगा। तो बताओ, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर क्वांटम सिस्टम चेंजेस विद स्टेट may or may not change for different state, remain same for all state, is always unity। क्या होगा बेटा, may और may not, हमको पता है भाई स्टेट्स के साथ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बदल भी सकता है और ना भी बदले, ठीक है। ए क्वांटम सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोगोनैलिटी, अनसर्टेनिटी, नन, ऑर्थोगोनैलिटी। शाबाश। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।